हेलो एवरीवन। आज हम नया एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें नया टॉपिक है आपका सिनेप्सिस। पिछले वीडियोस में हमने नर्व सेल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में नर्व सेल के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और नर्व सेल नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट करेगा और उसको किस तरीके से कंडक्ट करेगा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नर्व सेल अगर दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है तो नर्व सेल एक दूसरे सेल के साथ में किस टाइप का जंक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, या किस तरीके से जंक्शन फॉर्म करता है। ठीक है, तो सिनेप्सिस का मतलब क्या? सिनेप्सिस इज द जंक्शन बिटवीन नर्व सेल एंड अदर सेल। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा सेल रहेगा, ये दूसरा सेल नर्व सेल भी हो सकता है या फिर एनी अदर सेल हो सकता है, जिसको आप इफेक्टर सेल बोलोगे। ठीक है, तो सिंपली सिनेप्सिस जो है इट इज द जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन सेल एंड एनी अदर सेल, जिसमें आप दूसरा सेल जो है ये न्यूरॉन पढ़ सकते हो या फिर आप दूसरा सेल जो है ये मसल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो सेल्स, न्यूरॉन सेल या मसल सेल या एनी अदर सेल जो है, इसको बोला जाता है इफेक्टर सेल। तो न्यूरॉन्स दूसरे सेल के साथ में जंक्शन फॉर्म करेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई सिग्नल्स आपका न्यूरॉन रिसीव करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स उसको शो करना होता है, तो रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसको कोई तो भी दूसरे सेल के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है, और उसी इंटरेक्शन को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिनेप्सिस जो है इसमें सिनेप्सिस क्या होता है, कौन से सेल के बीच में यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, किस तरीके से सिनेप्सिस काम करेंगे, तो इसको हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली सिनेप्सिस इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स where information is transferred from one neuron to the other। ठीक है, इसका मतलब ये सिनेप्सिस का मतलब क्या है? सिनेप्सिस एक जंक्शन है जिसमें एक न्यूरॉन से सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसमें आप दो न्यूरॉन्स के जगह पे एक न्यूरॉन सेल एंड अदर इफेक्टर सेल आप पढ़ सकते हो। तो जो दूसरा सेल जिसको ये आपका इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल में आप एग्जांपल मसल सेल का भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे अपन आगे केमिकल सिनेप्सिस पढ़ेंगे, तो केमिकल सिनेप्सिस में आपका मसल सेल कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सिनेप्सिस का मतलब सिंपली इट इज जंक्शन बिटवीन टू सेल्स इन विच फर्स्ट सेल इज न्यूरॉन एंड सेकेंड सेल में बी मसल और इट में बी न्यूरॉन। ठीक है, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टर सेल बोलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो कि सिनेप्सिस को अगर आपको फॉर्म करना है, ठीक है, तो सिनेप्सिस क्यों फॉर्म की जा रही है? तो सिनेप्सिस फॉर्म क्यों की जा रही है? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जो भी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ है उसको अगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करना है, तो रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसको किसी न किसी इफेक्टर सेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए उसको इफेक्टर सेल के साथ में जंक्शन फॉर्म करना है। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके पीछे कोई डॉग अगर आपके पीछे अगर दौड़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप उस डॉग से दूर भागोगे। तो डॉग आपकी तरफ देख रहा है या डॉग आपकी तरफ अगर दौड़ के आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो आपको कुछ देर के बाद में कुछ ना कुछ आपको करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वो सिग्नल हो गया। तो इस सिग्नल के अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स क्या शो करना है कि आपको भी वहां से भाग जाना है। ठीक है, या कोई तो भी दूसरा एक्टिविटी आपको शो करना है, कोई तो भी दूसरा रिस्पॉन्स आपको शो करना है। तो उसके लिए जो भी न्यूरॉन्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है, जो न्यूरॉन्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे वो न्यूरॉन्स आपके लेग के मसल्स को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब
डॉग का सिग्नल के अगेंस्ट में न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने सिग्नल को पास किया टू दी मसल। ठीक है, मसल अभी आपका एक्टिवेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद में आप रन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, इस केस में होता क्या है, तो पिछले वीडियोस में हमने जो नर्व इम्पल्सेस होती है, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस होती है, ये कैसे जनरेट होती है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे अपन नर्व इम्पल्सेस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में आपके पास जो नर्व सेल होता है, ठीक है, ये नर्व सेल सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल को रिसीव करने के लिए नर्व सेल के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बुलाया जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स जो है ये सिग्नल को रिसीव करेगी। सिग्नल को रिसीव करने के बाद में आपका जो सिग्नल है ये ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा टुवर्ड्स द एक्सॉन हीलॉक। एक्सॉन हीलॉक जो रीजन होता है ये डिसीजन मेकिंग रीजन होता है, जो एक्शन पोटेंशियल को फायर करता है, जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो भी सिग्नल डेंड्राइट्स टू एक्सॉन हीलॉक तक ट्रांसफर किया जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, वो कौन से फॉर्म में होता है, सोडियम आयन के फॉर्म में होता है। तो सोडियम आयन के फॉर्म में जैसे यहाँ पे सिग्नल पहुंचेगा, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डायग्राम निकालेंगे तो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सॉन हीलॉक का रेस्टिंग स्टेट पे है, बट सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 से -50 पे अगर पहुंचता है तो इसको हमने बोला था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे अगर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा, आपके सारे सोडियम आयंस के जो चैनल्स हैं जो आपके एक्सॉन हीलॉक के मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये सारे सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सारे सोडियम आयन चैनल्स अगर ओपन होते हैं तो उस केस में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँच जाएगा आपका +50 के पास। इसको आप बोलोगे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। तो इस केस में सारा सोडियम आयन जो है ये आपके एक्सोप्लाज्मिक फेज मतलब सेल के बाहर से एक्सोप्लाज्म में एंटर करेंगे। एक्सोप्लाज्म में जैसे वो एंटर करते हैं तो एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी सोडियम्स के चैनल्स है, जिसको हमने वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स बोला था, ये सारे सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और ओपन होने के बाद यहाँ पे सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना डिफ्यूज हो जाएगा, अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम आयंस अगर अंदर डिफ्यूज हो गए तो उस केस में क्या होगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्सोप्लाज्म में बढ़ जाएगा और ये सारे सोडियम आयंस जो है ये आपके सभी वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स को ओपन करते जाएंगे। सिग्नल जो है ये आपका एक्सॉन टर्मिनल की तरफ कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ अगर आपके ये सारे सोडियम आयंस अगर यहाँ पे ट्रांसमिट किए जाते हैं तो उस केस में एक्सॉन टर्मिनल पे एक एंड होता है जिसको अपन ने बोला था सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, हमने क्या बोला था इसको, सिनेप्टिक नॉब। तो सिनेप्टिक नॉब जो है ये सिनेप्सिस फॉर्म करता है किसके साथ में, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट। ठीक है, ये आ गया दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट जो सिग्नल को रिसीव करेगा। अब ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक नॉब जो है ये कौन से सेल का है, प्री सिनेप्टिक सेल, जो सबसे पहला सेल है जो एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जो सिग्नल को पास कर रहा है। तो प्री सिनेप्टिक सेल के पास में जो सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है, ये आपका सिनेप्सिस फॉर्म करेगा विद द डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। ठीक है, कौन सा सेल, पोस्ट सिनेप्टिक सेल। तो जो दूसरा सेल है वो कौन सा सेल है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल है। और इनके बीच में अगर आपका जंक्शन फॉर्म होता है तो सिग्नल पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास किया जाएगा,
फिर से इसके डेंड्राइट सारे सिग्नल को एक्सॉन ब्लॉक के पास करेंगे और उसके बाद में फिर से आपका नर्व इम्पल्स जो है ये जनरेट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपका चलते रहता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को या एक न्यूरॉन्स जो है ये आपके दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते रहता है। जैसे इस केस में आपके पास अगर ये न्यूरॉन सेल के जगह पे यहाँ पे इफेक्टर सेल आपका मसल सेल है तो मसल सेल को ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो मसल सेल है ये मसल सेल आपका एक्टिवेट होगा, तो मसल सेल के साथ में अगर सिनेप्सिस फॉर्म करेगा तो ये मसल सेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास सिनेप्सिस फॉर्म करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक होता है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, और दूसरा होता है मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप जूम करके देखोगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका सिनेप्टिक नॉब ऑफ प्री सिनेप्टिक सेल, ठीक है, एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल का मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे जो ये स्पेस बचा है इसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये आपका प्री सिनेप्टिक सेल का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये प्री सिनेप्टिक सेल का मेम्ब्रेन या सिनेप्टिक नॉब हो गया, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट मिलके यहाँ पे आपका सिनेप्सिस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो सिनेप्सिस क्या है ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर से अपन अपने स्लाइड के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिनेप्सिस जो है इसमें हमने क्या पढ़ा, सिनेप्सिस इज फॉर्म बिटवीन प्री सिनेप्टिक सेल, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन जिसमें आपका ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स के पास में जिसको प्री सिनेप्टिक नॉब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो होता है इसका मेम्ब्रेन, और बीच में आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा स्पेस जिसको आप बोलोगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इट इज स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे सिनेप्सिस, ठीक है। चलो ये सिनेप्सिस क्लियर हो गया सबका, ठीक है। उसके बाद में इट इज फॉर्म बिटवीन टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्रॉन्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन विद द मेम्ब्रेन ऑफ इफेक्टर सेल, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक सेल प्री सिनेप्टिक सेल अगर आपका न्यूरॉन होगा तो उसका टीलोडेंड्रिया मतलब सिनोप्टिक नॉब उसमें इन्वॉल्व होगा, और दूसरा भी सेल अगर आपका न्यूरॉन है तो उसका डेंड्राइट्स उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि वही आपका सिग्नल को रिसीव करेगा। अगर दूसरा कंडीशन लेते तो टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन विद द मेम्ब्रेन ऑफ इफेक्टर सेल, तो इफेक्टर सेल अगर आपका कौन सा है मसल सेल है, ठीक है। इफेक्टर सेल कौन सा है आपका मसल सेल है, तो उस केस में उस सेल का मेम्ब्रेन जो है ये सिनेप्सिस में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सिनेप्सिस जो है इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। इसका मतलब कौन से फॉर्म में आपका सिग्नल को या स्टिमुलस को ट्रांसमिट किया जाता है, तो ये आपका सोडियम आयंस के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेप्सिस जो है ये दो टाइप के होते हैं, अच्छे से सुनना इसको। सिनेप्सिस जो है ये हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। दो टाइप की मतलब क्या, तो अगर फॉर एग्जांपल पहला सेल दूसरे सेल के साथ में जब इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन में जब सिग्नल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल को, तो वो सिग्नल अगर आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। बट वही सिग्नल को आप अगर इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हो तो आपको केमिकल को रिलीज करना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में
पोस्ट सिनेप्टिक सेल एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो है ये अगर केमिकल के अगेंस्ट में एक्टिवेट होता है तो उस केस में प्री सिनेप्टिक सेल को केमिकल्स को रिलीज करना पड़ता है, इसलिए उस सिनेप्सिस को बोला जाता है केमिकल सिनेप्सिस, ठीक है। बट अगर पोस्ट सिनेप्टिक सेल डायरेक्टली अगर एक्टिवेट हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस में क्या डिफरेंसेस है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्री सिनेप्टिक सेल का सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, ये आपका प्री सिनेप्टिक सेल जो है इसका ये सिनेप्टिक नॉब हो गया, ठीक है। और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल अगर न्यूरॉन है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये दो सेल्स के बीच में, ये दो सेल के बीच में अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गैप जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, गैप जंक्शन अगर फॉर्म हो रहा है तो उस केस में, ठीक है, अगर गैप जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आयंस, सोडियम आयंस प्री सिनेप्टिक सेल से डायरेक्ट एंटर करेगी आपके पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक है। तो जो भी सोडियम आयंस है वो आपके डायरेक्ट पोस्ट सिनेप्टिक सेल में एंटर करेगी थ्रू द गैप जंक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस। इस टाइप के सिनेप्सिस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस, ठीक है, जिसमें सारे आयंस जो है ये आपके दूसरे सेल में विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन एंटर करेंगे। बट कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अगर आपका सेल प्री सिनेप्टिक सेल जो है, ये प्री सिनेप्टिक सेल के साथ में पोस्ट सिनेप्टिक सेल अगर गैप जंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका प्री सिनेप्टिक सेल पर्टिकुलर केमिकल्स को रिलीज करता है अगेंस्ट दी नर्व इम्पल्सेस। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मतलब नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस अगर आपके एक्सॉन टर्मिनल तक अगर पहुंच जाते हैं तो ये नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेट करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारे जो आपके केमिकल्स है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सिक्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इसमें ये वेसिकल में जो भी आपने केमिकल स्टोर करके रखा था उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस न्यूरॉन्स के साथ में कौन सा सेल आपका सिनेप्सिस फॉर्म कर रहा है, तो इसके साथ में सिनेप्सिस फॉर्म कर रहा है आपका मसल सेल, ठीक है। तो मसल सेल इस केमिकल्स के अगेंस्ट में एक्टिवेट होता है क्योंकि इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। और एक्टिवेट होने के बाद में आपका मसल सेल जो है ये एक्टिवेट होगा, मतलब मसल सेल अगर एक्टिवेट होता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मसल एक्टिवेट कैसे होता है, तो इसको अपन जब केमिकल सिनेप्सिस अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझा के दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये डाउट क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस क्या होते हैं, केमिकल सिनेप्सिस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में प्री सिनेप्टिक सेल एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। तो गैप जंक्शंस जो है ये प्लांट में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसी की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। तो कोई भी आयंस अगर एक सेल में बड़ा है और दूसरे सेल के साथ में वो गैप जंक्शन से कनेक्टेड है तो इस सेल के आयंस, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सारे डिफ्यूज होंगे दूसरे सेल में, ठीक है। तो गैप जंक्शन जहाँ पे भी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस होते हैं, जहाँ पे गैप जंक्शंस नहीं है तो सिनेप्सिस जो फॉर्म हुआ है उसमें एक्टिवेट करने के लिए आपको केमिकल्स को रिलीज किया जाता है। ये जो केमिकल्स आपका न्यूरॉन सेल रिलीज करेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, आपके एक न्यूरॉन्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करना टू दी
इफेक्टर से। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस की बात की जाए तो इस केस में आपको केमिकल रिलीज नहीं करना पड़ रहा है, उसके बाद में केमिकल बाइंड होने के लिए जो टाइम है वो आपका कम हो गया। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो इस केस में केमिकल सिनेप्सिस आपके स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स जो होता है, उसके अगेंस्ट में केमिकल को रिलीज करना है। केमिकल रिलीज होने के बाद में रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा तो उसके बाद में आपका जो इफेक्टर सेल है वो एक्टिवेट होगा और उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस के केस में ऐसा नहीं होता। एक सेल में अगर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो वो नर्व इम्पल्सेस दूसरे सेल में वैसे के वैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, थ्रू दी गैप जंक्शंस। तो इसलिए यहाँ पे केमिकल्स रिलीज नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये फास्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस जो है इसमें दो मेम्ब्रेन्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं क्योंकि दोनों के बीच में होता है गैप जंक्शंस। केमिकल सिनेप्सिस के केस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको केमिकल रिलीज करने के बाद केमिकल डिफ्यूज होने के लिए स्पेस रखना पड़ता है, जिसको अपन ने सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला है। ठीक है, तो इस केस में सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस के केस में बहुत कम होता है क्योंकि एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट केमिकल सिनेप्सिस में ये जो स्पेस है बहुत ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि केमिकल उस स्पेस में पूरा डिफ्यूज होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये मोर देन 20 नैनोमीटर होता है इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्सिस, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस इट मे बी 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर हम बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल, और केमिकल्स किस में रिलीज किए जाते हैं? सिर्फ केमिकल सिनेप्सिस में। तो ये केमिकल सिनेप्सिस में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अक्रंस इन दी बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस हमारे बॉडी में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बट केमिकल सिनेप्सिस हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में सिनेप्टिक डिले की बात करते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक डिले मतलब रिस्पॉन्स के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सिनेप्टिक डिले जो है ये आपके इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में बिल्कुल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, सिनेप्ट डिले बिल्कुल नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट आपका सेल इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट आपके नर्व इम्पल्सेस डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, बट इसमें डिले आपको देखने को मिलेगा क्योंकि केमिकल्स रिलीज करने के बाद, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने के बाद उसके अगेंस्ट में पोस्ट सिनेप्टिक सेल एक्टिवेट भी होना चाहिए और उसके बाद में रिस्पॉन्स भी शो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉकिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप केमिकल सिनेप्सिस की बात करो तो उसमें जो रिसेप्टर होता है उसको अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो उस केस में सिग्नलिंग ब्लॉक हो जाएगी। बट इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस जो है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो केमिकल सिनेप्सिस होता है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट न्यूरोट्रांसमीटर और बाय ब्लॉकिंग दी रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में फास्ट, केमिकल में स्लो। सिनेप्टिक क्लेफ्ट आपका कम होता है या स्पेस वो बहुत कम होता है, तो केमिकल सिनेप्सिस में स्पेस बड़ी होती है केमिकल को डिफ्यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में प्रोड्यूस नहीं होगा, केमिकल सिनेप्सिस में प्रोड्यूस होगा। बॉडी में अगर उसकी बात करते तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस बहुत ही रेयर होती है बट आपकी केमिकल सिनेप्सिस मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, सिनेप्टिक डिले की बात करें तो डिले आपका सिर्फ केमिकल सिनेप्सिस में पाया जाएगा और उसके बाद में ब्लॉकिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस को हम ब्लॉक नहीं कर सकते बट केमिकल सिनेप्सिस को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस जो है इसमें मेम्ब्रेन जो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल का जो मेम्ब्रेन है ये आपको बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखना पड़ता है। ठीक है, अभी अपन ने डिफरेंस देखा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो भी आयंस आपका प्री सिनेप्टिक सेल में बढ़ा है, ठीक है, तो वो आयंस आपका डिफ्यूज होगा फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक सेल टू द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो रेट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विद केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस आपकी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, और ये बॉडी में बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में केमिकल सिनेप्सिस की अगर बात करें तो केमिकल सिनेप्सिस में केमिकल्स जो न्यूरॉन्स रिलीज करता है कम्युनिकेशन के लिए उसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल रहेगा उसके मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती है जिसके अगेंस्ट में वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है वो होता है आपका गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो गेटेड चैनल्स के साथ में अगर ये बाइंड होगा, ठीक है, गेटेड चैनल के अगेंस्ट में अगर ये बाइंड होगा तो चैनल आपका ओपन होगा। ठीक है, पहले हम केमिकल सिनेप्सिस क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर उस स्लाइड के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखो कि एक केमिकल सिनेप्सिस की हम बात करें। ठीक है, तो केमिकल सिनेप्सिस की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आपके पास ठीक है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है आपके प्री सिनेप्टिक सेल का। ठीक है, इसके ऊपर होता है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। इसके ऊपर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। सोडियम आयंस आपके डिफ्यूज किए जाते हैं फ्रॉम द एक्सॉन हिलॉक टू द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, कहाँ पे डिफ्यूज किए जाते हैं, एक्सॉन हिलॉक टू द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपका सोडियम आयंस मतलब ही क्या है, ये आपके नर्व इम्पल्सेस है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स को जब आप एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हो तो उस केस में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सॉन टर्मिनल मतलब सिनेप्टिक नॉब में अगर बढ़ता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस में होता था, नेगेटिव, तो नेगेटिव से ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर मेम्ब्रेन का होता है तो उस केस में आपको पता है वोल्टेज सेंसिटिव जो सोडियम आयन चैनल्स है ये ओपन होती है। वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स अगर आपकी ओपन होगी, नॉर्मली मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हमने क्या बोला है, वो निगेटिव होता है ना, तो नॉर्मली पोटेंशियल होता है निगेटिव, बट जैसे ही ये चैनल ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन होते हैं तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो उस केस में मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में अगर एंटर करता है तो उस केस में हमारे पास में और दूसरा एक चैनल होता है, इसको बोला जाता है कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, बट ये कैल्शियम आयन चैनल जो है ये भी वोल्टेज गेटेड है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ओपन होगा तो सारे कैल्शियम आयंस कहाँ पे डिफ्यूज होंगे, सेल के अंदर में, तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये पूरे आपके मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, उसके बाद में सोडियम आयन चैनल्स, ये सारे सोडियम आयन चैनल्स जो है ओपन होंगे तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव में जाएगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होंगे, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फाइनली आपके पास जो वेसिकल्स होते हैं जिसमें आप न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टोर करके रखोगे। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करेगा, इस वेसिकल के फ्यूजन को इंड्यूस करेगा, तो वेसिकल आपके मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वेसिकल फ्यूजन को
कौन एक्टिवेट कर रहा है? वेसिकल फ्यूजन को एक्टिवेट कर रहा है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो उस केस में वेसिकल आपका मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। अगर वेसिकल्स आपके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है, वेसिकल अगर आपके मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो रहे हैं तो सारा कंटेंट, वेसिकल का सारा कंटेंट जो है ये सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट कहाँ पे आ गया? सेल के बाहर। ये जो स्पेस होता है इसको हमने बोला था सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो दूसरा सेल होता है, ठीक है, इसको हमने बोला है इफेक्टर सेल, और ये इफेक्टर सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टर सेल हो गया, ठीक है। इफेक्टर सेल जो है इसके ऊपर आपके पास केमिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल्स मिलेंगे जो इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगेंस्ट में एक्टिवेट होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जाम्पल आपके पास में एसिटिल कोलिन, ठीक है। और एसिटिल कोलिन जो होता है इसके अगेंस्ट में, एसिटिल कोलिन के अगेंस्ट में मसल आपका क्या होता है? एक्टिवेट होता है। तो एसिटिल कोलिन आपके सोडियम चैनल्स के साथ में जैसे ही बाइंड होगा तो ये सारे सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सारे सोडियम आयंस चैनल्स अगर आपके ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस आपके एंटर करेंगे कहाँ पे? तो सोडियम आयंस आपके एंटर करेंगे सेल के अंदर। तो सेल कौन सा? इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल के साइटोप्लाज्म में अगर ये एंटर करते हैं, ठीक है, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, सोडियम आयन चैनल ओपन होने के बाद सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब मेम्ब्रेन फिर से आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में एंटर करता है तो ये फिर से आपके वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल जो कि आपके इफेक्टर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, इसको ये एक्टिवेट करेगा। सोडियम आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल फिर से ओपन हो गए, फिर से आपका सोडियम बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज होगा। और उस केस में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो ये क्या करेगा? ये आपके मसल सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, मसल सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देगा। तो कैल्शियम आयन चैनल्स अगर आपके ओपन होते हैं, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे ही सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सेल में तो ये कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करेगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। तो इन दिस वे आपके केमिकल सिनेप्सेस जो है ये काम करते हैं। तो इस केस में हुआ क्या कि ये जो सेल है इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में गया, ठीक है, पोटेंशियल किस में गया है? पॉजिटिव में। तो पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में गया है तो अपन बोलेंगे कि ये सेल को एक्टिवेट कर रहा है, ये सेल को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन एक्साइटेटरी पोटेंशियल, ठीक है। बट किसका पोटेंशियल? पोस्ट सिनेप्टिक सेल का। तो पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो है इसका ये एक्साइटेटरी पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव में गया तो एक्साइटेटरी मतलब एक्टिवेटरी। अगर वो पोटेंशियल आपका निगेटिव में जाता बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल, जैसे हमने बोला कि क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन हो गए ये केमिकल की वजह से, और केमिकल अगर क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करेगा तो क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा जो पोटेंशियल है वो निगेटिव में होता है। अगर आपने क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन कर दिया, ठीक है,
क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन किया तो क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ आएंगे और जो पोटेंशियल आपका -60 था वो आपका पहुंच जाएगा और निगेटिव में, मतलब -70 की तरफ, और इसको हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन मतलब होता है कि सेल को आप फिर से इनएक्टिवेट कर रहे हो, सेल को फिर से इनिबिट कर रहे हो। तो हाइपरपोलराइजेशन मतलब सेल को इनिबिट करना, और पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हम क्या कर रहे हैं? डीपोलराइजेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डीपोलराइजेशन कर रहे हैं। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सेल को एक्टिवेट करना। तो डीपोलराइजेशन मतलब सेल एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये दो टर्म अच्छे से देख लो। डीपोलराइजेशन अगर मेम्ब्रेन का हुआ तो एक्टिवेशन, अगर हाइपरपोलराइजेशन हुआ तो इनिबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल आपका एक्टिवेट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, और इनिबिट भी हो सकता है। तो जैसे गैमा अमीनोब्यूटरिक एसिड है, डोपामीन है, ग्लाइसिन है और सेरोटोनिन, ये जो है ये मेनली क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करता है। क्लोराइड आयन चैनल्स अगर आपका ओपन हो गया तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये आपका निगेटिव में जाएगा, मतलब हाइपरपोलराइजेशन होगा। और हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है इनएक्टिवेशन, और इनएक्टिवेशन मतलब ये इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल निगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। इसको बोलेंगे अपन इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इनिबिटरी क्यों? क्योंकि ये हाइपरपोलराइज कर रहा है। अगर हम एसिटिल कोलिन की बात करते हैं तो एसिटिल कोलिन ने क्या किया था? एसिटिल कोलिन ने आपका सोडियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ गया था, मतलब डीपोलराइज हुआ था। तो डीपोलराइजेशन अगर होता है तो हम बोलेंगे कि सेल का एक्टिवेशन हो रहा है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब ये डीपोलराइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन, नॉरएफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक सेल को एक्टिवेट करने के लिए। तो इनिबिट जो आपके गैमा अमीनोब्यूटरिक एसिड है, डोपामीन है, ग्लाइसिन है या सेरोटोनिन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ सेल एंड इट जनरेट इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस, केमिकल सिनेप्सिस क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो अपन इसको इस टॉपिक में पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका सोडियम आयंस है, ठीक है, ये सोडियम आयंस आपके डिफ्यूज किए जाते हैं फ्रॉम द एक्सोनिडॉक टूवर्ड्स द एक्सोन टर्मिनल। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस है ये इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन डिफ्यूज होंगे और ये एक्टिवेट करेंगे आपके सोडियम आयन चैनल्स एज वेल एज कैल्शियम आयन चैनल्स। और कैल्शियम आयन किसको इंड्यूस करेगा? आपके वेसिकल फ्यूजन को। वेसिकल अगर आपका फ्यूज होता है तो एसिटिलकोलिन रिलीज किया जाएगा। एसिटिलकोलिन बाइंड विद द केमिकली गेटेड चैनल्स प्रेजेंट ऑन द इफेक्टर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल मतलब मसल सेल का मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये सोडियम आयन चैनल्स है, ओपन होंगी। अगर ये ओपन होती है, ठीक है, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो कैल्शियम बढ़ेगा, और कैल्शियम बढ़ेगा तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब आपको रिस्पांस मिल गया, ठीक है। तो इस वीडियो में जो आपका सिनेप्सिस है ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप का डिफ़िकल्टी होता है इस टॉपिक रिलेटेड तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।